खबरें खेती में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रूपम। आइए आज क्या है खास कृषि समाचार में, और इसके पहले जानते हैं मुख्य समाचार। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार दे रही है अनुदान। इस मौसम में मुर्गियों के स्वास्थ्य का रखे विशेष ख्याल। पूसा पर्पल लौंग, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, पंत सदाबहार आदि बैगन के हैं उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों, प्रदेश में पारंपरिक खेती के साथ साथ किसानों का झुकाव फूलों की खेती की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। फूलों की खेती के लिए अनुकूल मिट्टी एवं जलवायु के कारण किसान बड़े पैमाने पर खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार मजबूत बना रहे हैं। राज्य का उद्यान विभाग पॉली हाउस बनाने और फूलों की खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार कार्य भी कर रहा है और अनुदान भी दे रहा है। यदि हम बात करें कटे फूल के लिए, तो कटे फूल के लिए पॉली हाउस की स्थापना पर भी राज्य सरकार के द्वारा सहायता अनुदान दी जा रही है और लगभग 1000 स्क्वायर मीटर की स्थापना के लिए लागत मूल्य 15 लाख रुपए का 50% राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसमें यहाँ हम किसान भाइयों को यह भी बता दें कि कटे फूल के रूप में यदि वो चाहे तो लिलियम, क्राइसेंथेमम या फिर रोज गुलाब की खेती आसानी से कर सकते हैं, डच गुलाब की, और उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 450 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुदान का प्रावधान है। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं तो अभी के कुछ महीने आप मुर्गियों का प्रबंधन विशेष तौर पर करें। इन दिनों आपकी मुर्गी फार्म में नमी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे मुर्गियों में कई तरह की समस्याएं आ सकती है। कैर्डियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे मुर्गियों को चूना पैखाना होने लगता है, दस्त की शिकायत होती है और मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसके प्रबंधन के लिए आप अपने फार्म को नमी रहित बनाए रखें। इसके लिए प्रति 200 वर्ग फीट में 5 किलोग्राम चूना का प्रयोग कर प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर आप करते रहे। आपकी मुर्गियां ऐसे सुरक्षित रहेगी। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के खुशरूपुर प्रखंड के किलवाड़िया ग्राम के किसान दिलीप कुमार से, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेते हुए मछली पालन से काफी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत पूरे देश भर में की गई। इसका उद्देश्य था कि मांग के अनुसार देश में मछली का उत्पादन बढ़े और मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके लिए योजना के तहत मछली पालन के लिए अनुदान और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 1.5 बीघे में फैला यह तालाब उसी योजना के सहारे आकार ले सका। तालाब में मछलियां हैं जो मछली पालक की जिंदगी को नई उड़ान दे रही है। पटना जिले के किसान दिलीप कुमार ने परिवार में परंपरागत खेती से हुए नुकसान को देखकर और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकर मछली पालन का प्रशिक्षण लिया और उन्हें अनुदान भी मिला। दिलीप आज मछली पालन कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। किसान भाइयों, खेती के साथ साथ मछली पालन करके भी आप अच्छा और काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास तालाब योग्य भूमि नहीं है तो आप बायोफ्लॉक तकनीक से आप अपने घर के आगे या घर के आसपास टैंक में भी मछली उत्पादन कर सकते हैं। कम लागत, सीमित जगह एवं अधिक उत्पादन बायोफ्लॉक तकनीक की खासियत है। इस तकनीक में बायोफ्लॉक नाम के एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले मछलियों को सीमेंट या मोटे पॉलिथीन से बने टैंक में डाला जाता है और फिर मछलियों को सामान्य आहार दिया जाता है। मछलियां जितना खाना खाती है उसका 75% मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। फिर बायोफ्लॉक बैक्टीरिया इस मल को प्रोटीन में बदलने का काम करता है, जिसे मछलियां खाती हैं और उनका विकास बहुत तेजी से होता है। 10,000 लीटर क्षमता वाले एक टैंक में एक वर्ष में मछलियों की 3 फसल आसानी से ली जा सकती है।
इस तकनीक में एक प्रकार में 3 से 4 क्विंटल मछली का उत्पादन आसानी से हो जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक की मदद से पंगेसियस, तिलापिया, देसी मांगुर, सिंघी के अलावा मछली की अन्य प्रजातियों का भी पालन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन स्वरोजगार के आसान माध्यम के रूप में उभरकर युवाओं के सामने आया है। कृषकों, सब्जी की खेती किसानों के लिए नगद आमदनी का एक बेहतरीन स्रोत है, जिसमें वे मुनाफे के साथ साथ दैनिक खर्चों से भी निपटा लेते हैं। उन्नत प्रभेद में बैगन की खेती कर प्रदेश के कई किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। पूसा परवन लौंग, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, पूसा पंत, सदाबहार आदि बैगन के उन्नत प्रभेद है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची केंद्र में अनुसंधान के बाद बैगन के कुछ नए प्रभेद स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण नीलिमा प्रभेद भी विकसित की गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में आलू का अधिकतम मूल्य 1700 रुपए प्रति क्विंटल है। न्यूनतम दर 900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में प्याज का अधिकतम मूल्य 3831 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्याज के अलग अलग प्रकारों में औसत मूल्य 3567 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में बादल, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और तेज हवाओं के बीच अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी के मौसम में उत्तरी बिहार में मक्का फसल में सैनिक कीट और घट्टा छेदक कीट के आक्रमण की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में इन कीटों की संख्या अधिक है, उन क्षेत्रों में किसान भाइयों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की किसानों को सलाह दी जाती है। कृषि जगत में हो रहे नवीनतम हलचलों के साथ हमने शुरुआत की कार्यक्रम कृषि दर्शन की, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ में जाना मौसम का हाल, खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन और साथ में सरकार की नई योजनाओं की जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ। सीड बीन अर्थात कोठी में लोहा का कोठी या मिट्टी के कोठी में रख रहे हैं तो पहले तो उसको साफ सफाई कर देंगे और उसमें एक मेलाथियोन एक इंसेक्टिसाइड आता है, तो मेलाथियोन का 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के उसको पूरा स्प्रे कर देंगे, जिससे वो जो पहले से कीट व्याधि जो लगा हुआ होगा वो मर जाएगा। उसके बाद होता है, जैसे हम अगर 1 टन का क्षमता है कोठी का, तो उसमें 2 सल्फ्यूरॉन का एक टैबलेट आता है, जिसे हम मार्केट में सल्फास गोली कहते हैं। तो 1 टन का कैपेसिटी है, अगर कोठी का उसमें 1 टन की क्षमता है तो उसमें 2 टैबलेट, एक नीचे पेंदी में डाल देंगे और एक ऊपर डाल देते हैं। पतली कपड़ा में, सूती कपड़ा में उसको गांठ बना के उसको डाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे।
ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, रवि अनाज जैसे गेहूं, सरसों, जौ, चना आदि का उचित भंडारण करना बेहद ज़रूरी है ताकि अनाज खराब ना हो, कीड़े ना लगे और सुरक्षित भंडारण ना किया जाए तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। रबी फसल में अनाज भंडारण कैसे किया जाए, इसके प्रमुख तरीके क्या है, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे रबी फसलों के सुरक्षित भंडारण और रखरखाव के बारे में, क्योंकि अब रबी की कटाई हो चुकी होगी और जितना अच्छा उसका भंडारण होगा बाद में उतनी अच्छी कीमत आपको मिलेगी। और सुरक्षित और भंडारण कैसे किया जाए, कैसे उसको ज़्यादा दिन तक बीमारी और कीटों से बचाया जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सहरसा कृषि महाविद्यालय के कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुल कुमार जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अभी रबी की कौन कौन सी फसलों की कटाई हुई है जिनका भंडारण हम लोग कर सकते हैं। नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि अभी रबी फसलों की कटाई मड़ाई हो चुकी है। अब किसान भाई अब कैसे हम रबी फसलों को सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं या रख रखाव कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि रबी फसलों की जब कटाई होती है तो किसान भाई जो 20 से 30% जो है डायरेक्ट खलिहान से बेच देते हैं या घर ला के साफ़ सफाई करके बेच देते हैं, और उसका मतलब 50 से 60% जो रहता है तो स्टोर करते हैं, संग्रहण करते हैं, अपने घर में भंडारण करते हैं। तो भंडारण करके उसमें सुरक्षित रखते हैं या खाद्यान्न के लिए या नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन के लिए, बीज के लिए, या अपने समय समय पर उसके निकाल कर बिक्री भी करते हैं। तो जो 20 से 30% जो सेल कर देते हैं, डायरेक्ट बिक्री कर देते हैं, तो उस बिक्री को वो लोकल मार्केट वाला ले लेते हैं और लोकल मार्केट में लेके वो भी संग्रहण ही करते हैं और उसका जैसे जैसे खपत होता है मार्केट के हिसाब से अपना निकाल कर बेचते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में जो खाद्यान्न फसलें होती है उसका मतलब 10% लमसम 10% जो है उचित भंडारण के अभाव के कारण डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, जिसके कारण क्या होता है किसान भाई की मतलब उसके इनकम में कमी आ जाती है। तो हम उसके लिए प्रोडक्शन तो कर लिए, अनाज का उत्पादन कर लिए, तो हम भंडारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भंडारण के लिए हम अनाज को साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई का मतलब है कि उसमें खरपतवार या भूसा या डंठल या कुछ मतलब डस्ट वगैरह लगा हुआ हो तो उसको हम बिल्कुल हवा से या मशीन से उसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके हम उसको धूप में सुखा देंगे और धूप में इतना सुखाएंगे कि अनाज में है जो मॉइस्चर है, नमी का प्रतिशत है मात्र 10% रह जाए। ऐसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैनुअल रूप में हम उसका मुंह में ला डालेंगे अनाज को तो कट सीना आवाज़ पड़ेगा। इसका मतलब है कि अनाज पूरी तरह सूख गया। अब हमारे यहाँ अनाज भंडार गृह में रखने के लिए सही हो गया। तो अनाज को भंडार गृह में रखने के लिए हम अनाज को तो सुखा लिए, पहले हम भंडार गृह को कैसे साफ़ सफाई करेंगे या कैसे उसका उपचार करेंगे ताकि जो कोई इंसेक्ट जो है, जो कृमि हो, बैक्टीरिया है, फंगस है या कोई परजीवी जो है वो अटैक नहीं कर पाए। तो भंडार गृह को साफ़ सफाई करेंगे। अगर हम देखेंगे कि भंडार गृह, कुछ लोग किसान क्या करते हैं सीड बिन जैसे कोठी वगैरह या पुराना ज़माना से या लोहा का कोठी या मिट्टी का कोठी या जूट पैकेट में रखते हैं। बड़ा किसान जो रहते हैं बड़ा अपना हॉल रखते हैं, घर बना के रखते हैं भंडार गृह, और उसको पहले ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, देखते हैं कि भंडार गृह में कहीं दरार तो नहीं आया हुआ है, कहीं सीपेज तो नहीं है, अर्थात मॉइस्चर तो नहीं है, नमी तो नहीं है।
तो उसके लिए पहले हम भंडारगृह को एक बार जहां दरार पड़ा हुआ है भंडारगृह को उसमें सीमेंट से या क्लोरोपाइरीफॉस मिला के उसमें हम पेस्ट बना लेते हैं और उस दरार को भर देते हैं। उसके बाद एक चूना और क्लोरोपाइरीफॉस मिला के हम एक बार पेंट कर देते हैं, मतलब उसका पुताई कर देते हैं, ताकि जो पहले से कीट का अंडा प्यूपा कुछ लगा हुआ हो तो मर जाए। उसके बाद सूखने के बाद हम अनाज को भंडारगृह तो कंप्लीट हो गया, आपको जो बिल्कुल व्यवस्था था व्यवस्थित कर दिए। अब हम अनाज को कैसे रखेंगे उसके लिए हम मैनेजमेंट करेंगे। रखने के पहले कई तरह के प्रबंध हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है भंडारगृह का और साथ ही अनाजों का, तो क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं हमारे किसान भाई? सीड बिन अर्थात कोठी में लोहा का कोठी या मिट्टी के कोठी में रख रहे हैं तो पहले तो उसको साफ़ सफाई कर देंगे और उसमें एक मेलाथियोन एक इंसेक्टिसाइड आता है, तो मेलाथियोन का 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के उसको पूरा स्प्रे कर देंगे, जिससे वो जो पहले से कीट व्याधि जो लगा हुआ होगा वो मर जाएगा। उसके बाद होता है जैसे हम अगर 1 टन का क्षमता है कोठी का तो उसमें 2 सल्फ्यूरॉन का एक टैबलेट आता है जिसे हम मार्केट में सल्फास गोली कहते हैं। तो 1 टन का कैपेसिटी है, अगर कोठी का उसमें 1 टन की क्षमता है तो उसमें 2 टैबलेट एक नीचे पेंदी में डाल देंगे और एक ऊपर डाल देते हैं। पतली कपड़ा में सूती कपड़ा में उसको गांठ बना के उसको डाल एक नीचे सतह में डाल देंगे कोठी में और एक ऊपर डालेंगे। उसके बाद हम ढक्कन को एयर टाइट करके बंद कर देंगे। अगर हमें जूट के बोरा में रखना है तो पहले हम बोरा को उपचार करेंगे, क्योंकि कोई किसान जो रहता है वो बड़ा भंडार बनाते हैं, तो जिनके पास कोठी में तो कम क्षमता वाला रखेंगे और भंडारगृह में के तो कैपेसिटी क्षमता ज़्यादा रहता है। तो जूट का जो हमें पहले सोचना चाहिए कि अगर संभव हो तो नया जूट का प्रयोग कर, नया जूट का बोरा, और नहीं तो पुराना वाला भी जूट का बोरा सही है। क्योंकि बहुत विस्तार से जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को रबी फसलों के भंडारण के बारे में, और क्या महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाई आप लोग क्या है कि फसल को तो उपजा दिए, उपज क्षमता भी अच्छा हुआ, अनाज भी अच्छा हुआ, लेकिन समुचित तरीके से भंडारण नहीं कर पाते। इसके कारण क्या होता है, लगभग 10% जो अनाज रहता है ना आपका डैमेज हो जाता है, सुंडा से या कीड़ा मकोड़ा से या फंजीसाइड से। तो इसके चलते क्या होता है, प्रोडक्शन तो आपका अच्छा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ, भंडारण के चलते आपको डैमेज होना, नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो हम यह सावधानी बरतेंगे कि जितना अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से हम उसको भंडारित करेंगे, उपचार करेंगे, ताकि जो है फसल अनाज को अच्छी तरह लंबी समय तक हम बचा के रख सकें। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर मुकुल ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी फसलों के भंडारण के बारे में। अगर आप रबी फसलों का भंडारण करेंगे और तत्काल कटाई के बाद नहीं बेचेंगे और बाद में बेचेंगे तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी, आपका फसल ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा, ज़्यादा समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो डॉक्टर मुकुल, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनाज भंडारण के बाद अब बारी अगले सेगमेंट की, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। कृषक बंधुओं के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये योजनाएं कितनी लाभकारी है, आइए समझते हैं इस फिल्म के माध्यम से। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं।
यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। अनाज भंडारण के साथ सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए आज लेकर आए थे इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।